Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing Kanun Shahadat order and we have already completed up till Article 45. Today we will do Article 46. This is a very lengthy article and a bit technical as well. But I'll try to make things easy and simple for you. So let's start Article 46. The heading is cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found etc. is relevant. अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ऐसे पर्सन्स जो कि डेड हो चुके हैं या जो कि मिल नहीं रहे या जो कि कोर्ट में आके एविडेंस नहीं दे सकते, उनकी कही हुई स्टेटमेंट कैसे रेलेवेंट होंगी, किन सिचुएशंस में रेलेवेंट होंगी. द आर्टिकल स्टेट्स स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल. सो पहली बात तो क्लियर कट आ गई कि स्टेटमेंट्स चाहे वो वर्बल हों चाहे वो रिटन हो ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स मेड बाय ए पर्सन, किसी ऐसे पर्सन की तरफ से बनाई गई हो. नंबर 1 हु इज़ डेड, जिसकी डेथ हो गई हो, और हु कैन नॉट बी फाउंड, या जो कि मिल नहीं रहा हो, कहीं गुम हो गया हो, और हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या कि वो इनकेपेबल हो कि वो हो गया हो कि वो अब एविडेंस दे नहीं सकता. फॉर इंस्टेंस उसको किसी किस्म की डिजीज़ आ गई है, वो पैरालाइज हो गया है, वो बेड रिडन हो गया है, अब वो कोर्ट में आके एविडेंस नहीं दे सकता. और हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एनी एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस विच अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस अपीयर टू द कोर्ट अनरीजनेबल. या फोर्थ वन, ऐसे पर्सन्स जिनको कोर्ट में लाने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो या बहुत सारा एक्सपेंसेस लगते हो और कोर्ट को ये बड़ी अनरीज़नेबल बात लगती हो कि अब उस फॉर इंस्टेंस एक पर्सन पाकिस्तान से बाहर चला गया, अब उसको पाकिस्तान में लाना, उसको कोर्ट में लाना, फिर उसकी एविडेंस करवानी, इसमें बहुत सारा अगर टाइम लगता हो या बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हो और कोर्ट को ये बात अनरीज़नेबल लग रही है, तो ऐसे पर्सन्स की कुछ स्टेटमेंट्स चाहे वो वर्बल हों चाहे वो रिटन हो जो कि उसने किसी रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड कभी दी थी, वो रेलेवेंट होगी. आर themselves relevant facts in the following cases. अब ये जितने भी पर्सन्स ऊपर बताए गए हैं, नंबर 1 जो कि डेड हो चुके हैं, नंबर 1 जो कि मिल नहीं रहे, कहीं गुम हो गए, और जो कि नंबर 3 जो कि इनकेपेबल हो गए हैं एविडेंस देने के, और द लास्ट वन वो थे जिनको कोर्ट में लाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस और डिले होता हो. सो ऐसे पर्सन्स की कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि किसी रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड जो कि इन क्वेश्चन है कोर्ट में उन्होंने कभी दी हो तो वो रेलेवेंट होंगी. बट सिर्फ ये फॉलोइंग जो फर्दर 8 सिचुएशंस इस आर्टिकल में बता दी गई हैं, अगर उनमें फॉल करते हैं तो ही रेलेवेंट होंगी, अदरवाइज नहीं. सो नंबर 1 व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ. अब ये नंबर 1 जो पहली सिचुएशन बताई गई है आर्टिकल 46 में, ये डाइंग डेक्लेरेशन से रिलेटेड है. अब डाइंग डेक्लेरेशन होता क्या है, एक मरदा हुआ आदमी किसी को बता देता है कि मुझे फ़लाँ शख्स ने मारा है, और वो आके कोर्ट में स्टेटमेंट देता है कि जी मुझे उसने मरते हुए ये बताया था कि इस बंदे ने मारा है, इस बंदे ने मर्डर किया है. सो ये डाइंग डेक्लेरेशन होता है. अब जो जनरल रूल है एविडेंस का, अब अगर आर्टिकल 71 को अगर देख लें हम कानून शहादत ऑर्डर के, कि जिसको हम बाद में आके पढ़ेंगे, उसमें ये कहा गया है कि जो ओरल एविडेंस होगी, जो शख्स कोर्ट में आके एविडेंस दे रहा है किसी रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड, वो डायरेक्ट होनी चाहिए. अब ये इसका मतलब ये हम एग्जांपल से समझते हैं. फॉर इंस्टेंस ए ने बी का मर्डर किया है, मैं कोर्ट में जाता हूँ और मैं कोर्ट में जाके ये कहता हूँ कि मैंने देखा कि ए ने बी का मर्डर किया है. अब ये डायरेक्ट एविडेंस है, मैंने उसको देखा और मैंने आके बता दिया. अब इसी एग्जांपल को अगर इस तरह लें कि ए ने बी का मर्डर किया, ये क्वेश्चन है, ये एलिगेशन है ए पे, मैं कोर्ट में एविडेंस देने जाता हूँ और मैं जाके कहता हूँ मुझे सी ने बताया कि ए ने बी का मर्डर कर दिया. अब ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ये हेयर से एविडेंस है, ये इनडायरेक्ट एविडेंस है, ये इनएडमिसिबल है. अब इस एविडेंस को कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट ने वही मानना है जो मैंने जाके डायरेक्ट एविडेंस दी है कि मैंने देखा, मैंने सुना, खुद सुना, मैंने कुछ फील किया, वो डायरेक्ट एविडेंस होगी.
अब मैंने ए को बी को मारते हुए ही नहीं देखा, मुझे तो किसी थर्ड पर्सन ने बताया और मैं कोर्ट में जाके एविडेंस देना शुरू कर दूँ, ये इनडायरेक्ट एविडेंस है। अब यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन में होता क्या है, जनरल रूल तो आ गया, अब ये डायरेक्ट होगी ओरल एविडेंस। डाइंग डिक्लेरेशन इस जनरल रूल की एक्सेप्शन है। अब मरते हुए बंदे ने एक पर्सन को बताया जिसने देखा नहीं है कि उसको किसने मर्डर किया, लेकिन वो कोर्ट में आके बता रहा है, इनडायरेक्ट एविडेंस है बट रेलिवेंट हो रही है अंडर आर्टिकल 46 डाइंग डिक्लेरेशन में। अब डाइंग डिक्लेरेशन की मैं कुछ और बातें भी यहाँ पे बता दूँ। देखिए, जो डाइंग डिक्लेरेशन था, पहले इसको बड़ा गुड पीस ऑफ एविडेंस समझा जाता था, इसकी बेस पे कन्विक्शंस हो जाती थी, बट नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम अब कोर्ट्स ने इस पे जो जजमेंट्स दे दी हैं, अब सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन की बेस पे किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। अब कोर्ट कहती हैं कि पहले डाइंग डिक्लेरेशन को क्रॉबरेट करो अदर एविडेंस के साथ, अगर तो क्रॉबरेट होती है तो उसके बाद इसकी बेस पे सज़ा दी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं। अब इसकी जो एविडेंट्री वैल्यू है वो थोड़ी कम हो गई है। एनी हाउ, अगर आर्टिकल पे आए, व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, when the statement is made by a person as to the cause of his death, पहली बात कि किसी पर्सन ने स्टेटमेंट दी अपनी कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड, फॉर इंस्टेंस के ए ने बी का मर्डर किया और बी ने मरते हुए किसी पर्सन सी को बता दिया कि मुझे ए ने मर्डर किया है, तो क्लियर कट अब वो सी आके कोर्ट में एविडेंस दे रहा है। और as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death in, अच्छा दूसरी बात ये आ गई, कुछ ऐसे circumstances उस ट्रांजैक्शन के जो कि उसकी डेथ की वजह बने। अब इसको एग्जांपल से लेते हैं कि एक पर्सन था, वो घर से निकलने से पहले उसने अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को ये कहा कि मैंने बी से पैसे लेने हैं, तो उसने मुझे आज बुलाया तो मैं उधर लेने जा रहा हूँ। अब ये वहाँ पे बी ए जाता है और बी उसको मर्डर कर देता है, अब बी पे मर्डर का चार्ज है, तो यहाँ पे जो उसके बच्चे थे या उसके जो भाई थे, वाइफ थी, वो कोर्ट में आके जो एविडेंस देंगे, दे सकते हैं, वो रेलेवेंट होंगी क्योंकि वो उस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन सर्कमस्टांसेस को बता रहे हैं जो कि उसकी डेथ को लीड कर रहे थे। सो दूसरे पार्ट का ये मतलब है, पहली बात कि कॉज ऑफ डेथ और दूसरे सर्कमस्टांसेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट थिंग, इन केसेस इन विच कॉज ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सनस डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, उस पर्सन की डेथ, फिर ही ये स्टेटमेंट्स रेलेवेंट होंगी। फॉर इंस्टेंस, अब यहाँ पे उसकी डेथ ही क्वेश्चन में है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है, बी की डेथ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे वो जो स्टेटमेंट उसने सी को दी बी ने मरने से पहले, वो आके कोर्ट में बता रहा है क्योंकि क्वेश्चन में उसकी डेथ है, इस वजह से ये रेलेवेंट है। दूसरी बात, अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चल रहा है और उसमें एक पर्सन आके कह रहा है कि जी इसने इस वक्त इसको मारा था, वहाँ पे वो रेलेवेंट नहीं होगी। इस लाइन का मतलब ये है कि क्वेश्चन में डेथ ही होनी चाहिए, फिर उसकी कही हुई स्टेटमेंट जो है वो रेलेवेंट होंगी। नेक्स्ट थिंग, such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death। अब नेक्स्ट बात इसमें जो डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड बता दी गई है, इन स्टेटमेंट से रिलेटेड, कि जिस पर्सन ने मरते हुए वो स्टेटमेंट्स दी हैं, अब ज़रूरी ये भी नहीं है कि उस मरते हुए उस बंदे की ये एक्सपेक्टेशंस हों कि मैंने मर जाना है, ये बात इररेलेवेंट है। वो अपनी डेथ को एक्सपेक्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था, ये बात इररेलेवेंट है। हो सकता है कि अगर वो बच गया हो बाद में तो फिर तो डाइंग डिक्लेरेशन वैसे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी डेथ को एक्सपेक्ट ही कर रहा हो। एंड नंबर 2, एंड वट एवर मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन विच कॉज ऑफ हिज डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये बात भी उन्होंने कहा है कि जो प्रोसीडिंग्स की नेचर है जिसमें उसकी डेथ पे क्वेश्चन है, ये भी बात इररेलेवेंट है कि उन प्रोसीडिंग्स की नेचर क्या है,
वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, वो सिविल प्रोसीडिंग्स है, वट एवर प्रोसीडिंग्स है, क्वेश्चन में सिर्फ उसकी डेथ होनी चाहिए। अब ये नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स जो है वो इररेलेवेंट है। सो दिस वाज सब आर्टिकल 1 डाइंग डेक्लेरेशन से रिलेटेड सिचुएशन। आर्टिकल सब आर्टिकल 2 और इज़ मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ये कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। when the statement was made by such person। अब ये सच पर्सन हमने आर्टिकल 46 को पढ़ते हुए जहन में रखना है कि ऐसे पर्सन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसका हर सब आर्टिकल जो कि या तो डेड हो चुका है या मिल नहीं रहा या फिर वो इनकेपेबल हो गया, कोर्ट में आके एविडेंस देने से रिलेटेड उसको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, ऐसे पर्सन की कोई स्टेटमेंट when the statement was made by such person in ordinary course of business or in a particular when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in ordinary course of business or in the discharge of professional duty or of an acknowledgement written or signed etc। अब ये सब आर्टिकल में काफ़ी सारी बातें कर दी हैं, इसको हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन अगर बी को देखें, द क्वेश्चन इज़ एज टू द डेट ऑफ एज बर्थ, यानी कोई केस चल रहा है जिसमें क्वेश्चन में है ए की डेट ऑफ बर्थ कि वो किस डेट पे वो पैदा हुआ था। एन एंट्री इन द डायरी ऑफ ए डिसीज्ड सर्जन, एक ऐसा सर्जन जो कि अब डेड हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस स्टेटिंग दैट ऑन अ गिवन डे ही अटेंडेड एज मदर एंड डिलीवर्ड हर ऑफ अ सन इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि ए की डेट ऑफ बर्थ का, कि वो किस डेट पे पैदा हुआ है। अब यहाँ पे एक जिस डॉक्टर ने, जिस सर्जन ने वो उसकी मदर की सर्जरी की थी, उसने अपनी कोई डायरी रखी हुई थी जिसमें वो सारे रिकॉर्ड रखता था डेली का। अब चूँकि वो डेड हो चुका है, वो आ तो नहीं सकता, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस में वो ये काम करता था, डेली रूटीन पे करता था, अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता था। तो ये यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी उसकी ये एंट्री जो कि उसने उस डायरी में लिखी है। अब इसमें इलस्ट्रेशन सी को देखें। द क्वेश्चन इज़ वेदर ए वॉज इन पेशावर ऑन ए गिवन डे। अब जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें क्वेश्चन ये है कि क्या ए इस पर्टिकुलर डेट पे पेशावर में था या लाहौर में था, कहाँ पे था। अब ये क्वेश्चन था। स्टेटमेंट इन द डायरी ऑफ ए डिसीज्ड सॉलिसिटर। अब ये कोई एक सॉलिसिटर था जो कि अब डेड हो चुका है, उसकी कोई डायरी थी जिसमें वो लिखता था रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ये वकला भी हम अपनी डायरी को मेंटेन करते हैं, इसी तरह वो जो सॉलिसिटर जो डेड हो चुका है वो अपनी एक डायरी में डेली के अपनी रूटीन को मेंटेन करता था। उसने उसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी दैट ऑन अ गिवन डे द सॉलिसिटर अटेंडेड ए एट अ प्लेस मेंशन्ड इन पेशावर। उसने उस डायरी में उस जो डेड सॉलिसिटर था उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ था कि इस पर्टिकुलर डे पे ए से वो पेशावर में जाके पेशावर में उस ए से मिला था। अब ये जो उसने एंट्री उस डायरी में की थी वो अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में करता था, डेली रूटीन में वो मेंटेन करता था, तो ये यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी। तो ये था सब आर्टिकल 2 कि ऐसे पर्सन जो कि कोर्ट में नहीं आ सकते, डेड हो चुके हैं, मिल नहीं सकते, वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो एंट्रीज़ करते हैं वो भी रेलेवेंट हो जाती हैं अंडर आर्टिकल 46। नाउ द थर्ड सिचुएशन और against interest of maker when the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it, or when if true it would expose or would have exposed him to a criminal prosecution or to a suit for damages। थर्ड सिचुएशन में ये अब बताया गया है कि ऐसा पर्सन जो कि डेड हो चुका है, जो कि मिल नहीं रहा, अब उसने कोई एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई दी थी जो कि उसने अपने ख़िलाफ़ दे दी थी। अब वो भी रेलेवेंट होगी आर्टिकल 46 में, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट तो स्टेटमेंट नहीं देता, और जब उसको ये भी पता हो कि वो एक्सपोज हो जाएगा स्टेटमेंट से, उसके अगेंस्ट क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती हैं। सो कोई ऐसी स्टेटमेंट किसी ऐसे पर्सन की तरफ से दी गई हो जो कि डेड हो चुका है, मिल नहीं रहा, जो कि उसने अपने अगेंस्ट बनाई हो, अपने अगेंस्ट ही दी हो, तो उसको भी आर्टिकल 46
कहता है कि हम यहाँ पे रेलेवेंट कर रहे हैं। अब अगर इसकी इलस्ट्रेशंस देखें थर्ड सिचुएशन की, ये इलस्ट्रेशन ई है। द क्वेश्चन इज़ वेदर रेंट वाज पेड टू ए फॉर सर्टन लैंड, कि ए को सर्टन लैंड के लिए रेंट दे दिया गया था या नहीं दिया गया था, ये क्वेश्चन है। अ लेटर फ्रॉम एज डिसीज्ड एजेंट to A saying that he had received the rent on A's account and held it at A's order is a relevant fact। अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्वेश्चन तो ये था कि A को रेंट मिला है या नहीं मिला। A का एक डिसीज्ड एजेंट था, उसने वो रेंट लिया था और उसने ए को एक लेटर में ये लिख के बता दिया था कि मैंने बी से रेंट ले लिया है। अब चूँकि वो डेड हो गया है, अब यहाँ पे डेड की जगह अगर वो गुम हो गया है या वो इनकेपेबल हो गया, वो कोर्ट में नहीं आ सकता या वो मुल्क से ही बाहर चला गया उसका एजेंट, लेकिन उसने जो ये लेटर लिखा था ए को, वो लेटर रेलेवेंट हो जाएगा यहाँ पे अंडर आर्टिकल 46। नाउ द नेक्स्ट वन, fourth situation, or gives opinion as to public right or custom or matters of general interest। when the statements gives the opinion of any such person, अब any such person वही person है जो या कि डेड हो चुका है या मिल नहीं रहा या कोर्ट में नहीं आ सकता। when the statement gives the opinion of any such person as to the existence of any public right or custom or the matter of public or general interest of the existence of which if it existed he would have been likely to be aware, and when such statement was made before any controversy as to such right or custom or matter has arisen। अब यहाँ पे जो फोर्थ सिचुएशन है इसमें ये कहा गया है कि किसी ऐसे पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दी हो किसी पब्लिक राइट से रिलेटेड, यानी कोई ये पब्लिक राइट्स होते हैं, कोई रोड के से रिलेटेड उसने कोई स्टेटमेंट दी हो जो पब्लिक आम यूज़ करती है, किसी स्कूल से किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड, लेकिन स्टेटमेंट बना उस वक्त दी थी जब कि कोई डिस्प्यूट नहीं था। यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है कि कंट्रोवर्सी अभी हुई नहीं थी, उससे पहले ही उसको उस पब्लिक राइट का नॉलेज था, उस कस्टम का नॉलेज था जो कि बड़े अरसे से चलती आ रही थी, और उसने कोई स्टेटमेंट उस वक्त दी थी। अब वो मर चुका है या मिल नहीं रहा तो उसकी वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगी। अब इसको भी अगर हम इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन से देखें, सो दैट इज़ इलस्ट्रेशन आई। द क्वेश्चन इज़ वेदर अ गिवन रोड इज़ अ पब्लिक वे। अब कोई रास्ता था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन उठा कि क्या ये पब्लिक वे है या प्राइवेट वे है, किसी की ज़ाती मलकियत है या लोगों के आम यूज़ के लिए, ये क्वेश्चन था। अ स्टेटमेंट बाई अ डिसीज्ड हेडमैन ऑफ अ विलेज दैट द रोड वाज पब्लिक इज़ रेलिवेंट। अब एक जो उस इलाके का जो लंबरदार था उसने कोई स्टेटमेंट बताई थी कि कोई लेटर लिखा था या उसने वर्बली किसी को कहा था कि ये पब्लिक वे है, इसको पब्लिक के लिए यूज़ किया जाएगा, ये कोई प्राइवेट वे नहीं है। अब उस टाइम कोई कंट्रोवर्सी उस पब्लिक वे से रिलेटेड नहीं थी, तो चूंकि सारी यहाँ पे पूरी हो रही हैं कि एक तो वो पर्सन डेड हो चुका है, दूसरा ये पब्लिक राइट या कस्टम से रिलेटेड है, थर्डली जब उसने ये स्टेटमेंट दी थी तब कोई डिस्प्यूट ही नहीं था इससे रिलेटेड, तो ये स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 46 सब आर्टिकल 4 फोर्थ सिचुएशन में फॉल करेगी और उसकी ये डेड लंबरदार की ये जो स्टेटमेंट है ये रेलेवेंट होगी। नेक्स्ट वन, फिफ्थ सिचुएशन, और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। when the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage or adoption between person as to whose relationship by blood, marriage or adoption the person making the statement had special means of knowledge, and when the statement was made before the question in dispute was raised। अब ये फिफ्थ सिचुएशन में ये बताया गया कि कोई अगर डिस्प्यूट है किसी मैरिज से रिलेटेड, किसी अडॉप्शन से रिलेटेड, किसी भी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, इन तीनों सिचुएशंस में किसी ऐसे पर्सन की स्टेटमेंट जो कि
डेड हो चुका है, मिल नहीं रहा, कोर्ट में नहीं आ सकता, उस पर्सन को अगर स्पेशल नॉलेज था उस रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी की मैरिज से रिलेटेड, किसी के ब्लड रिलेशन से रिलेटेड या किसी की एडॉप्शन से रिलेटेड, उसको स्पेशल नॉलेज था और उसने कोई स्टेटमेंट दी थी, तो वो अब रेलेवेंट होगी इस फिफ्थ सिचुएशन में। अब इसको भी इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन एम, द क्वेश्चन इज वेदर एंड व्हेन ए एंड बी वर मैरिड। अब कोर्ट के सामने केस ये है कि ए और बी की शादी हुई है, कब हुई है, किस डेट पे हुई है, ये क्वेश्चन है। अब देखें ये जो फिफ्थ सिचुएशन है इसमें क्लियर कट बताया गया है कि रिलेशनशिप हो ब्लड का, मैरिज का या एडॉप्शन का, फिर ही ये स्टेटमेंट रेलिवेंट होनी है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन में मैरिज का उन्होंने क्या बताया, क्वेश्चन है कि ए और बी की शादी हुई है तो कब हुई है। एन एंट्री इन मेमोरेंडम बुक बाई सी द डिसीज्ड फादर ऑफ बी ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज विद ए ऑन ए गिवन डेट इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। यहाँ पे जो बी के फादर थे सी, जो कि अब डेड हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने अपनी किसी बुक में लिखा हुआ था कि इस डेट पे ए की बी के साथ मैरिज हो रही है, शादी हो रही है, तो ये उनकी स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी इस सब आर्टिकल 5 में। यहाँ पे एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि अगर क्वेश्चन यही है कि ए और बी की शादी हुई है, तो जिस मौलवी साहब ने उनकी शादी करवाई थी, अगर उनकी डेथ हो गई है लेकिन उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी थी कहीं पे, तो वो स्टेटमेंट भी रेलेवेंट हो जाएगी अंडर सब आर्टिकल 5। आर्टिकल 6, और इज़ मेड in will or deed relating to family affairs when the statement relates to the existence of relationship by blood, marriage or adoption। रिलेशनशिप जो फिफ्थ आर्टिकल में सब आर्टिकल 5 में था वही सब आर्टिकल 6 में है, ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन से, बिटवीन पर्सन डिसीज्ड and is made in any will or deed relating to affairs of the family to which any such deceased person belonged। अब यहाँ पे सब आर्टिकल 5 और 6 में जो पहला डिफरेंस वो ये है कि जो जिन पर्सन्स, सब आर्टिकल 6 में जिन पर्सन्स की डेथ हो रही है या जो अब मिल नहीं सकते या जो कोर्ट में नहीं आ सकते, वो होंगे जिनका रिलेशनशिप क्वेश्चन में था, जिनकी डेथ हो चुकी है। सब आर्टिकल 5 में जिनका रिलेशनशिप डिस्प्यूट में था उनकी डेथ नहीं थी, सब आर्टिकल 6 में उनकी डेथ है जिनका रिलेशनशिप का से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है। अब यहाँ पे भी दूसरी बात जो मेन वो यही है कि जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी थी या जो विल में लिया था या जो डीड कोई भी किस्म की थी, वो उस वक्त दी गई थी जब डिस्प्यूट अराइज नहीं हुआ था। अब इस सब आर्टिकल को समझने के लिए हम इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस को देखते हैं, फिर ये सब आर्टिकल 6 ज़्यादा क्लियर होगा। सब आर्टिकल के इलस्ट्रेशन के, द क्वेश्चन इज़ वेदर ए हु इज़ डेड वाज द फादर ऑफ बी। अब क्वेश्चन ये है कि जो ए है उसकी डेथ हो चुकी है, क्या वो बी का फादर है या नहीं है। देखें क्लियर कट है सब आर्टिकल 5 और सब आर्टिकल 6 में कि जो ब्लड होगा, जो रिलेशनशिप क्वेश्चन में है, वो या तो ब्लड से रिलेटेड होगा या मैरिज से या फिर अडॉप्शन से रिलेटेड। अब यहाँ पे उन्होंने इस जो इलस्ट्रेशन है इसमें क्वेश्चन में क्या है, उनका रिलेशनशिप ऑफ ब्लड क्वेश्चन में है कि क्या ए बी वेदर द क्वेश्चन इज़ वे ए हु इज़ डेड वाज के ए बी का फादर है या नहीं, क्वेश्चन में ये उनका रिलेशनशिप है। अ स्टेटमेंट बाई ए जिसकी डेथ हो चुकी थी दैट बी वाज हिज सन इज़ रेलिवेंट। अब यहाँ पे फादर ने अपने मरने से पहले कभी कोई स्टेटमेंट दी थी कि बी मेरा ही बेटा है। अब हो सकता है उन्होंने ए ने दूसरी शादी की और उसने वो शादी छुपाई हो, बाद में उसके मरने के बाद डिस्प्यूट पैदा हो गया, बी ने जायदाद में से हिस्सा मांग लिया। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट जो कि ए उसके फादर ने मरने से पहले कहीं दी थी कि बी मेरा ही बेटा है, तो वो यहाँ पे रेलेवेंट होगी। सो सब आर्टिकल 6 में जो जिन पर्सन्स के दरमियान रिलेशनशिप है उनकी डेथ हो, उनमें से किसी की डेथ हो गई हो और उन्होंने कोई डिस्प्यूट अराइज होने से पहले स्टेटमेंट दी हो,
तो वो रेलेवेंट होगी। उनकी डेथ हो गई हो, या वो मिल नहीं रहे हो, या वो कोर्ट में आ नहीं सकते हो, तो वो सारे पर्सन इंक्लूडेड हैं। इलस्ट्रेशंस में उन्होंने डेड पर्सन लिखे हुए हैं, बट इसमें चारों इंक्लूडेड हैं। कोर्ट में नहीं आ सकते, इनकेपेबल हो गए हैं, या वो मिल नहीं रहे, तो वो सारे इंक्लूडेड हैं इसमें। So next is sub article 7 or in document relating to transaction mentioned in article 26 paragraph। अब इसमें इस सब आर्टिकल 7 में बेसिकली ये बताया गया, हमने आर्टिकल 26 पहले पढ़ चुके हैं, उसमें यही था कि कस्टमर राइट से रिलेटेड अगर कोई प्रीवियसली किसी ने कोई विल या कोई स्टेटमेंट दी हो तो वो रेलेवेंट हो जाती हैं। उसमें एक एग्जांपल थी कि एक पर्सन है, उसका कोई पूल है जहाँ पे वो फ़िशिंग करता था, तो उसके अगर बाप दादा ने वहाँ कभी उसको मॉर्गेज करवाया था या उनसे रिलेटेड कोई डीड बनाई थी, तो चूँकि वो डेथ भी उनकी हो चुकी है, लेकिन वो रेलेवेंट होगी अंडर दिस आर्टिकल, सब आर्टिकल 7, कि ये कस्टमरी है, बहुत देर से वो करते आए हैं। इसको प्रूव करने के लिए जो उनकी प्रीवियस स्टेटमेंट्स हैं, वो जो डीड्स हैं, किसी भी किस्म की मॉर्गेज डीड है, सेल डीड है, वो सारी यहाँ पे सब आर्टिकल 7 में relevant हो जाएंगी। The last situation sub article 8 or is made by several persons and expresses feelings relevant to matter in question when the statement was made by a number of persons and expressed feelings or impressions on their part relevant to the matter in question। अब ये सब आर्टिकल 8 में ये बताया गया है कि अगर बहुत सारे पर्सन्स ने उस मैटर से रिलेटेड जो कि क्वेश्चन में है उससे रिलेटेड कोई एक्सप्रेशंस दिए हों, कुछ इम्प्रेशंस दिए हों, तो वो भी रेलेवेंट होंगे यहाँ पे। अब इसकी जो इलस्ट्रेशन दी गई है, इलस्ट्रेशन एन, उसमें ये कहा गया है कि अगर ए ने बी पे एक सूट फाइल किया है कि उसने कोई उसका एक तस्वीर बना के जो कि बड़ी तस्हीक अमेज़ थी, वो उसने किसी मार्केट में फॉर इंस्टेंस अगर लगा दी है, तो बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और देख के एक्सप्रेशन उन्होंने ये दिए कि यार ये तो बड़ी तौहीन अमेज़ इसने पिक्चर बना के इसकी यहाँ पे लगा दी हैं। तो ये सारे जो क्राउड है, जो इतने सारे नंबर ऑफ़ पर्सन्स ने जो इम्प्रेशंस दिए हैं, जो उनसे रिलेटेड अपने रिमार्क्स दिए हैं, तो वो सारे भी अंडर सब आर्टिकल 8 यहाँ पे रेलेवेंट होंगे। अब देखें, पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि इतने सारे पर्सन्स को कोर्ट में लाया जाए, क्या पता क्राउड में कौन कौन पर्सन्स था, कहाँ कहाँ से था। तो सब आर्टिकल 8 ने कहा कि अगर उनके रिमार्क्स इतने नंबर ऑफ़ पर्सन्स के, क्राउड के, किसी मैटर जो कि क्वेश्चन में उससे रिलेटेड होंगे, तो वो भी हम सब आर्टिकल 8 में यहाँ पे रेलेवेंट कर देते हैं, क्योंकि उनको कोर्ट में लाया नहीं जा सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 46। बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि ऐसे पर्सन्स जो कि कोर्ट में नहीं आ सकते, वो डेड हो चुके हैं, या वो कहीं मिल नहीं रहे, या वो इनकेपेबल हो गए हैं कि कोर्ट में आके एविडेंस दें, या वो उनको कोर्ट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत सारे एक्सपेंसेस लगेंगे, तो इन चारों पर्सन्स की स्टेटमेंट्स जो कि उन्होंने किसी मैटर से रिलेटेड जो कि क्वेश्चन में हो कोर्ट के सामने पास्ट में अगर दी थी, तो उनको आर्टिकल 46 में यहाँ पे रेलेवेंट कर दिया गया है। बट ये 8 सिचुएशंस दी गई हैं, इन्हीं में वो रेलेवेंट होंगी। आई होप ये आज का लेक्चर आपको हेल्प आउट करेगा आर्टिकल 46 को समझने में। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।